नमस्कार। आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी। साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रशांत झा जी भी मौजूद हैं। आज हम बाबूलाल मरांडी जी से झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जैसा कि हेमंत सोरेन सरकार का 3 साल पूरा होने जा रहा है, बाबूलाल मरांडी जी का भी कार्यकाल लगभग 3 साल का रहा। उस वक्त भी एक मुद्दा ऐसा था जो गरमाया हुआ था, आज भी वो मुद्दा गरमाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ नियोजन नीति की। उस वक्त भी नियोजन नीति कोर्ट में खारिज हो गई थी, आज भी नियोजन नीति का हश्र वही हुआ है। आखिर नियोजन नीति का पेंच बार बार कोर्ट में क्यों फंस रहा है, यही हम जानना चाहेंगे बाबूलाल मरांडी जी से। बाबूलाल मरांडी जी, आपका आज़ाद सिपाही में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले तो आपने जिस नियोजन नीति के बारे में बात की है, तो मैं समझता हूँ कि दोनों समय की जो परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। आज जिस नियोजन नीति को हाई कोर्ट ने रद्द की, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल प्रारंभ से ही हम सब लोग इसका विरोध कर रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि भाई इन्होंने अव्यवहारिक बनाया है और ये कोई भी व्यक्ति कोर्ट चले जाएंगे तो इस नीति को कोर्ट खारिज कर देगी। चूँकि नीति ही ऐसा था कि जिसमें से कहा हुआ था कि बेटे जो 10th और 12th जो बच्चे झारखंड से पास करेंगे वो नौकरी के हकदार होंगे। रिजर्व कैटेगरी के बच्चे तो बाहर से भी 10th और 12th पास करेंगे तब वो हकदार होंगे, लेकिन अनारक्षित जो कोटे के बच्चे हैं जिन्हें कोई रिजर्वेशन से जो आच्छादित नहीं है, उस परिवार के बच्चे अगर बाहर से 10th और 12th पास किए हैं तो फिर वो नौकरी के हकदार नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा ये खामियां थी। तो हम लोगों ने उस समय भी आवाज़ उठाए थे जब हेमंत सोरेन की सरकार ने संभवतः 2021 में लाया था, तो हम लोगों ने तो कहा था कि ये गलत है। फिर हिंदी को, अंग्रेजी को उन्होंने हटा करके उर्दू को उन्होंने प्रायोरिटी दी थी। तो ये भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये भी अव्यवहारिक है, लेकिन सरकार कोई मानने को तैयार नहीं थी और सरकार ने कोई उस पर चर्चा भी नहीं कराई, ना कोई सर्वदलीय मीटिंग कराई। तो स्वाभाविक था, उस समय से हम सब लोग विरोध कर रहे थे, ये गलत है कि इस प्रकार की आप नीति बना रहे हैं। कोर्ट लोग जाएंगे तो कोर्ट फिर उसको निरस्त कर देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई अनहोनी कोई घटना घटी, ऐसा कुछ भी नहीं था। चूँकि सब पता था ही कि ये कोर्ट जाएगा तो कोर्ट इसको निरस्त कर देगी, और फिर वही हुआ। जहाँ तक राज्य बनने के बाद, जिस समय हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2000 में राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, और राज्य के मुख्यमंत्री बने, और 2001 में हम लोगों ने स्थानीय नियोजन नीति लाई थी। लेकिन हम कहेंगे कि उस वक्त ठीक है, कोर्ट ने निरस्त किया था, लेकिन कोई इस प्रकार से हड़बड़ी में नहीं लाए थे, बल्कि उसमें से पर्याप्त उस पर विचार विमर्श हुआ था। बिहार सरकार के काल से जो नियोजन नीति जो चले आ रहा था, खास करके 3rd और 4th ग्रेड जो जिला स्तर की नियुक्तियों को लेकर के, तो बिहार सरकार ने 1982 में एक नियोजन नीति लाई थी, और यहाँ भी सरकार यानी उस नियोजन नीति को अडॉप्ट करने के पहले या लाने के पहले हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। उस समय के जो सभी दलों के अध्यक्ष हुआ करते थे, सब लोग बैठे थे मीटिंगों में, उसी प्रोजेक्ट भवन में। मेरे समझ से अगर मिनट्स वगैरह जाएंगे तो हमको लगता है कि मिलना चाहिए, आज भी होगा ही जरूर। कौन कौन लोग उपस्थित थे, किन लोगों ने क्या क्या बातें कही थी। और फिर उस वक्त जब
सबों ने कहा कि भाई बिहार में क्या था, तो फिर बिहार के जो नियोजन नीति था जिसको मैंने अभी चर्चा की 1982 का, फिर सबों ने सर्वसम्मत से ही कहा कि हमें लगता है एक आध विधायक को छोड़ दिया जाए, उस समय के जो सर्वदलीय बैठक में थे, और बाकी सबों ने कहा कि नहीं, इसी को एडॉप्ट करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, सरकार को अंगीकार करना चाहिए। और फिर हमने दूसरे दिन कैबिनेट बुला करके उस नियोजन नीति को जो बिहार के काल से जो चला आ रहा था उसको हमने एडॉप्ट किया। उसमें इतना ही लिखा हुआ था कि पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में बसकीत पर्चा में जिनके पूर्वज का नाम दर्ज हो उनको स्थानीय माना जाएगा, और जिला स्तर के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता शब्द में भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ था कि अगर दो व्यक्ति सम योग्यता रखते हो, मतलब बराबर बराबर योग्यता रखते हैं, तो फिर जो स्थानीय होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद की मामला तो बिल्कुल सबको पता है। तो मैंने इसलिए कहा था कि हमने उस समय कोई एकांगी नहीं लाया था कि सर्वसम्मत से, और वो भी बिहार के काल से जो चला आ रहा था, आज भी वो नियोजन नीति का जो सर्कुलर होगा तो सरकार के पास आज भी होगा, रिकॉर्ड में है। कोई ऐसी बात नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं और रिकॉर्ड में कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें से हम लोगों ने जो बिहार के काल से चला रहा था 3 शब्दों का हम लोगों ने उसमें संशोधन किया था। एक तो जहाँ बिहार लिखा हुआ था उसको झारखंड वहाँ किए थे, और जहाँ पटना था उस सर्कुलर में वहाँ पर हम लोगों ने रांची किया था, और पटना का जिसमें पिन कोड नंबर था उसको रांची का पिन कोड उसमें हम लोगों ने डाला था। तो मेरे यादाश्त दुरुस्त है, मैं समझता हूँ इस मामले में वो 3 शब्द के सिवा कोई और एमेंड कुछ नहीं हुआ, और दूसरा कुछ चौथा और कुछ जोड़ा भी नहीं गया। नहीं, ये जो तो इसलिए मैंने कहा कि आज सरकार ने जिस प्रकार से नियोजन नीति लाई और उस समय लाए, दोनों में बेसिक ये इस बीच के दौरान में एक बार और नियोजन नीति को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिभाषित किया था। हाँ, वो नियोजन नीति भी कोर्ट में ये हो गया, तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ बिंदु तो ऐसा होगा जिसकी वजह से नहीं। ये बार बार ऐसा फंस रहा है मामला। अधिकारी इस चीज को जानते हैं, नहीं जानते हैं, या कहाँ क्यों कोई बिंदु, क्या बिंदु है? नहीं, हमें लगता है कि उसके बाद वर्षों तक उस पर आवाज़ लोग उठाते रहे, और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन ही, आप सबको पता होगा जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो गठबंधन की सरकार थी, हेमंत सोरेन उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और 28 महीनों तक अर्जुन मुंडा की सरकार में मुख्यमंत्री रहे और ये डिप्टी सीएम रहे। और उसके बाद इन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया और सरकार गिर गई, और फिर हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ मिल करके सरकार बनाई, और फिर वो सरकार चली, और इसके बाद फिर बाद में चुनाव हुआ। लेकिन उस बीच में हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं, नियोजन नीति नहीं लाया, लेकिन आवाज़ वो उठाते रहे। और बाद में जब 2014 में चुनाव हुआ विधानसभा की, तो रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और ये आवाज़ ये उठते रहा जेएमएम की ओर से ही। और उसके बाद रघुवर दास जी ने 2016 में उन्होंने स्थानीय और नियोजन नीति उन्होंने ले आए, और उन्होंने कट ऑफ डेट जिसको कहते 1985 उन्होंने किया। हाँ, उसमें से उन्होंने 2 चीज़ें किए थे, शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया को लेकर के, और फिर उसके तहत ही काफ़ी बहालियाँ हुई। लेकिन शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया को लेकर के जब कोर्ट लोग गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, तो फिर वो कोर्ट ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने उस नियोजन नीति को खारिज नहीं किया। खाली उन्होंने इतना कहा कि आप ऐसा एक राज्य में 2 प्रकार की नियोजन नीति आप नहीं चला सकते, कि नहीं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, मैंने कोई शेड्यूल एरिया के लिए अलग, नॉन शेड्यूल एरिया के लिए अलग। तो उसको सिर्फ उन्होंने अभी जो हाई स्कूल के टीचर की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप पूरे राज्य के लिए ही एक आप मेरिट लिस्ट बना करके आप सबको नियुक्ति पत्र दीजिए। तो कहने का अर्थ है कि मैं कह सकता हूं कि उन्होंने 1985 का जो कट ऑफ डेट जिसे रघुवर दास जी की सरकार ने बनाया था, उसको उन्होंने खारिज नहीं किया है कोर्ट ने।
यानी अगर आप कहाँ उसको हेमंत सोरेन ने उस नीति को समाप्त करके उन्होंने ये 10th और 12 पास की नीति उन्होंने लाई थी। तो एक प्रकार से सरकार ने ही उस नीति को समाप्त किया है और इन्होंने 10th और 12th वाला जो लाई। और आज इस प्रकार से झारखंड की जनता आज एक प्रकार से कहेंगे जहाँ के नौजवान अंधेरे की गलियों में अब भटक रहे हैं, क्योंकि अब हेमंत सोरेन ने जो लाए थे जो नीति 2021 में, उसको इन्होंने खारिज कर दिया और जितने भी वैकेंसियाँ थी सब उसमें से रद्द हो गई। और अब लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। अब सरकार कभी कह रही है, जो अखबारों में मैं देख रहा हूँ, कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं बच्चों को कह रहे हैं आप लोग जो कहेंगे वही कहेंगे, कहीं कह रहे हैं कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे तब तक के लिए, और पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं। तो इसका हल क्या है? 22 साल हो गए झारखंड को, आज तक एक नियोजन नीति तक नहीं बन पाई है। देखिए, इसके लिए तो सरकार को ही हल करना पड़ेगी, और इसलिए सरकार से मैं बार बार कहा करता था कि जैसे आपने देखा होगा पिछले दिन उन्होंने 1932 को लेकर के एक कानून बना दी, जो कि राज्य सरकार को कोई अधिकार ही नहीं है कानून बनाने का। यानी जो आप अधिकार क्षेत्र में आपकी नहीं है, तो आप बहुत से अधिक आप एक रेजुलेशन ले करके विधानसभा से आप केंद्र सरकार को भेज सकते हैं, रेजुलेशन, संकल्प या एक प्रकार के एक प्रस्ताव, लेकिन कानून आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन की सरकार ने, उनके पास बहुमत है, तो कहा कि 1932 27% रिजर्वेशन ये कानून बना करके केंद्र को भेजे कि नौ सूची में डालेंगे। भाई उनके पास बहुमत है। अब विधानसभा में बहस करने को तैयार नहीं, सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलाते हैं, तो अपोजिशन तो क्या करेगी भाई, चुपचाप बैठे बैठे कि आपके पास भी तो समर्थन दिया। नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आप के पास बहुमत है तो हम लोग चुपचाप बैठे हैं कि भाई ठीक है। अगर सरकार बहस कराती तो हम लोग सरकार को सुझाव देते, या फिर क्या कहते हैं सर्वदलीय मीटिंग बुलाती, तो वो भी नहीं किया। जैसे मेरा जितनी जानकारी है या जितनी मेरी समझ है, आप कोई भी इस प्रकार की जो नीति सरकार लाती है तो एक नियम बनी हुई है और उस पर सरकार गुजरती है। आप सबको याद होगा जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन इसलिए बना कि उस समय लोगों को लगा कि देश में ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी है, लेकिन भारत सरकार की जो क्या कहते हैं नियुक्तियों में ओबीसी वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व कम है, तो इन्होंने सरकार ने मंडल कमीशन बना दी। और फिर मंडल कमीशन बना करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट पड़ी हुई थी। फिर बाद में बीपी सिंह की सरकार बनी तो उस रिपोर्ट को लागू किया। कहने का अर्थ ये है कि सरकार को क्या करना चाहिए था कि भाई 22 साल हो गया झारखंड को बने हुए, तो एक तो सरकार को कमीशन बनानी चाहिए था, या सरकार अपने से भी वर्क कर सकते थे। 22 वर्षों में 3rd और 4th ग्रेड में कितनी नियुक्तियां हुई है, क्योंकि एसटी और एससी तो आबादी के प्रोपोर्शनेट उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उससे उनका अधिकार तो प्रोटेक्ट है, उसमें तो कहीं कोई क्षरण नहीं है। उसके बाद जो बचता है सीटें, उसके बाद भी जो 50% तक तो रिजर्वेशन है, तो उतना तो प्रोटेक्ट। उसके बाद जो लोगों की 3rd और 4th ग्रेड में बहाली हुई है, उसमें से कितनी लोगों को यहाँ की हुई है। अगर सचमुच में यहाँ के लोगों को नहीं हुई है तो उसका वो अध्ययन करती आयोग या सरकारी अध्ययन करती, उसको विस्तृत रिपोर्ट देती, और तब ये सरकार अगर सचमुच में लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई है यहाँ के लोगों की, कि भाई यहाँ के लोगों को जो 50% सीट जो अनारक्षित कोटा में है, जो मेरिट पर है, उसमें अगर यहाँ के बच्चों को अवसर नहीं मिल पा रहा है, झारखंड मूल के बच्चों को, तब इस प्रकार के कानून यानी एक संकल्प ले करके और फिर केंद्र को भेजती तो समझ में आता है। इन्होंने कुछ भी किया नहीं, कुछ भी वर्क किया नहीं, जबकि ओबीसी का 27% रिजर्वेशन में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आप ओबीसी को रिजर्वेशन अगर ज़रूरत पड़ी तो आप अधिक दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल टेस्ट नहीं आयोग गठित करके आपको ये देखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में आबादी उनकी इतनी बड़ी है और उनको उस अनुपात में जगह उनको नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपने कोई होमवर्क नहीं कर रहे,
आप बहुमत के बल पर आप दम भर रहे हैं और इस प्रकार की आप प्रस्ताव ला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के बच्चों के हित कम दिखता है हेमंत सोरेन को, अपना जो राजनीतिक हित कैसे साधे, और वो भी किस समय लाया ये सबको पता है। भाई यही हेमंत सोरेन जब मानसून सत्र था तो हम भी सत्र में उपस्थित थे और हेमंत सोरेन खड़े होकर के सदन में कहा कि 1932 हो नहीं सकता है, जो कि 1932 होगा तो कोर्ट उसको खारिज कर देगी, और इसके कारण से उन्होंने साफ साफ बोला। और अचानक जब ईडी ने उनको नोटिस जारी कर दिया, पूछताछ के लिए उनको बुलाया, तो आपने देखा अनन फनन में उन्होंने फिर स्पेशल क्या बोलते हैं विधानसभा सत्र को तुरंत बुला लिया। स्पेशल तो नहीं कह सकते, उसको सैंडाइन नहीं किया हुआ था, उसको फिर से बुला लिया, हाउस को एक्सटेंशन जो उसी को एक्सटेंशन था मानसून सत्र का ही, और फिर उसमें से उन्होंने प्रस्ताव ले आया और ना बहस कराने के लिए तैयार थे, ना कुछ भी नहीं थे, सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं, और पारित करके कहता है कि 9 शेड्यूल में भेजते रहे। पिछले दिनों जब सत्र शुरू हुआ था अभी क्या कहते हैं विंटर सेशन, तो उस समय सदन में ही बैठक होती है कार्य मंत्रालय की, तो वहाँ बातें आई कि नहीं हम लोग को गवर्नर से जाके मिलना चाहिए, फिर पार्टी को चिट्ठी दिया, तो हम लोगों ने साफ कहा कि भैया देखो गवर्नर भी अपना देखेगी, हमें जाना नहीं है। आप जिस प्रकार से आप राजनीति करते हो उसका पार्ट बीजेपी नहीं हो सकता। आप झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, तो ये नहीं चल सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि आज जो उन्होंने लाई है जिसको, और जिसको लेकर के आभार यात्रा बाकी वगैरह वगैरह तो घूम रहे हैं निकल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति गोटी सेक रही है। लेकिन झारखंड की अब जो नौजवान है धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है लोगों को, और इसलिए आप देखे होंगे आप नौजवान सड़क पर आप निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप नियुक्ति हमें होनी चाहिए, देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि स्थानीय नीति का हश्र क्या होगा? देखिए हश्र तो जो उन्होंने बनाई है वो तो चलेगा लेके कुछ नहीं, उनको भी पता है अच्छी तरह से। इसलिए सरकार को क्या है, एक तो यहीं पर बैठ करके और लोगों से सजेशन लेना चाहिए, जो संविधान के दायरे में जो चीज़ें आती है उनको समझ में नहीं आता है तो फिर सर्वदलीय मीटिंग बुलावे सरकार, और 1 दिन नहीं 2 दिन बहस करावे, और उसके बाद यहीं पर सरकार ले आवे। हर राज्य जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में है वो तो राज्य सरकार कर ही सकती है। कौन सा राज्य है जो बाहर भेजा है? बाहर वही उसी स्थिति में भेजा जाता है केंद्र सरकार को या 9 शेड्यूल में डालने के लिए। तो हमने कहा कि ये उनको पूरी तरह से अध्ययन कर रिपोर्ट लानी चाहिए सरकार क्या कहते हैं सदन के समक्ष या जनता के सामने भी, क्या साहब 22 वर्ष हुआ, इतनी 1000 लोगों की नियुक्ति हुई है, 50% तो रिजर्वेशन से कवर्ड है, ST और SC तो आबादी प्रोपोर्शनल में कवर्ड है, लेकिन बाकी लोगों को ये जगह नहीं मिला। तब फिर हम समझेंगे कि हाँ सचमुच में, लेकिन ये तो कुछ कर नहीं रहे, तो ऐसे राजनीति से थोड़े काम चलेंगे। करना तो सरकार को ही है, और सरकार जिस दिन ईमानदारी से चाहेगी करना तो उस दिन कर सकती है। हम लोग तो बिल्कुल साथ देने को तैयार है उनको। हेमंत सोरेन सरकार का जो 3 साल हो रहा है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए यह 3 वर्ष तो उनके लिए तो वास्तव में जो बिना काम के अगर 3 साल कोई भी मुख्यमंत्री समय पूरा कर लेता है तो उनके लिए तो बड़ी उपलब्धि है। लेकिन झारखंड की जनता के लिए 3 साल बड़ा कठिन दौर से गुजरा, और पता नहीं कि आगे भी कितना दिन तक ये कठिन दौर रहेगी, ये तो मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि इन 3 वर्षों में झारखंड के हर कोई दुखी है, चाहे वो गांव के लोग हो या शहर के लोग हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो या मजदूर हो, नौजवान हो या महिला हो, सारे लोग आज दुखी है। अब कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, आप देख रहे होंगे आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म होती है, उसको हत्या कर दी जाती है। और उसमें से सबसे अधिक जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहता है कि भाई हम आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे अधिक आप देखेंगे इन दिनों के आदिवासी बच्चों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म हुआ, उनको हत्या कर दी गई, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी राज्य में
लॉलेस जिसको कहते हैं राज्य हो गया है। कानून नाम करके कोई चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि कानून का हिफाजत करना या लोगों की हिफाजत करना, अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, सज़ा दिलवाना जिस पुलिस का काम था, वो पुलिस आज टूल्स की तरह काम कर रहे, वसूली में लगी हुई है। ये बिल्कुल सर्वविदित है सब जगहों पर, इसलिए अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। नौजवान सड़कों पर है। बताइए, पहले जब सरकार बनी तो उन्होंने पहला ही विधानसभा का जो बजट सत्र था, क्या कहा था हेमंत सोरेन ने? कहा कि भाई नौजवानों को रोजगार मिलेगी और रोजगार नहीं तो भत्ता मिलेगा। प्रत्येक साल वो घोषणा करता है ये नियुक्ति का साल होगा, इतनी लाख लोगों की नियुक्तियां होगी, जितना खाली पद है उसको भरा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? पिछले दिनों तो विधानसभा में जब हमारे ही विधायक प्रश्न किया था तो उत्तर मिला था 357 या 59 ऐसे लोगों को ही नियुक्ति हो पाई। तो कहने का अर्थ है कि नौजवान ही भटक रहे हैं। जिन्होंने जो नियोजन नीति जो बनाई थी, जिसको कहीं भी तर्क संगत नहीं था, लॉजिकल नहीं था, हम लोगों ने उसी समय कहा था कि ये बात टिकेगा नहीं, वो भी हो गया। अब तो सड़कों पर जनता नौजवान घूम रहे, भटक रहे, आंदोलन कर रहे हैं। कल भी हमारे साथ सैकड़ों बच्चे आए थे कागज़ लेकर के, सर क्या होगा हम लोगों का भविष्य के साथ। और उन लोगों ने तो जो बताया बड़ा चौंकाने वाला बात, शायद मैं पहले नहीं कहा कि पिछले दिनों कुछ इंजीनियर लोगों की बहाली हुई। लोगों ने बताया कि भाई 20-30 लाख 40 लाख रुपया में पद बिक गए हैं। सब अनारक्षित कैटेगरी के पोस्ट तो सबके सब पैसे में बिक गए। अब कोई देखने वाला नहीं है। जिस जेपीएससी की जो नियुक्ति 7वां 10वां की जो बात करते एक साथ किए थे, उसका आज तक मार्च तक की उन्होंने प्रकाशित नहीं किया कि भाई किसको कितना नंबर आया। कोर्ट ने भी डांट लगाई, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो आज नौजवान भी दुखी है, महिलाएं दुखी है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोजगार की कहीं अवसर नहीं है, गांव के गांव खाली हो गया। यहाँ से जो बच्चे हैं वो बाहर भाग रहे हैं रोजगार की तलाश में। गांव में जाएंगे तो आपको लड़के नहीं मिलेंगे गांव में, ये हालत हो गया गांव की। और तो छोड़ दीजिए, ये अनाज है जो राशन जो भारत सरकार प्रधानमंत्री की ओर से अब तो 2023 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है 5 किलो अतिरिक्त, वो भी ठीक से नहीं मिल रहा है। मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, जहाँ हेमंत सोरेन का क्षेत्र है पटना ब्लॉक में, पहाड़िया लोगों को अनाज नहीं मिला, वहाँ सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिन लोगों ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया, अगुवाई किया था, उन लोगों के ऊपर केस करके भिन्न भिन्न प्रकार के फंसा रखे हैं लोगों को। ये आम बात है। जब मुख्यमंत्री का क्षेत्र में अगर वो अनाज नहीं पहुंचा पा रहे उन गरीबों को, उन प्रिमिटिव ट्राइब्स को, तो ये क्या काम करेंगे? तो ये हालत है। इसलिए हमने कहा कि सभी वर्ग के लोग कहा कि मैं 3 साल पर जब चर्चा तो आपने कहा कि आंकड़ा क्राइम का जो कहा कि क्राइम बढ़ गया है, लेकिन आंकड़ा अगर देखेंगे तो आंकड़े के हिसाब से क्राइम का जो फिगर जो दिखता है वो बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है, वो नॉर्मल है, या नक्सल का है वो कम है, लेकिन क्रूडनेस बढ़ा है। जो क्रूडनेस बोलते हैं, इस तरह की संथाल में वो अभी आया था निर्मा वाला मामला, या दिन दहाड़े यहाँ पे गोली चली, तो इसके पीछे क्या देख रहे हैं? नहीं, महिलाओं के साथ तो क्राइम बढ़ा है, क्योंकि अभी तो मैंने आंकड़ा लेकर के नहीं आया हूँ। आप जनरली में जहाँ तक आप उग्रवाद की बात बताए तो उसमें से इनका कोई क्रेडिट इनकी नहीं है, पहले से उसमें से कमी आई है। और लंबी समय तक तो बीजेपी की ही सरकार रही है, और पहली सरकार तो बीजेपी की ही बनी थी, हमारे नेतृत्व में बनी थी। उस समय की हालत अगर आप सब याद करेंगे तो जंगलों में कितना बंकर थे, कहीं कोई पुलिस घुस नहीं सकते थे। उन सारी चीज़ों को उस समय हम लोगों ने तोड़ दिया था। तो यानी वो काम तो उसी समय से लगातार चलते चला आया। और आज झारखंड में देखेंगे तो इतनी अधिक पुलिस बल भी है, जो पारामिलिट्री फोर्स भी डिप्लॉय है, जगह जगह पर बैठे हुई है। तो इसकी इनका वो कोई क्रेडिट नहीं है कि इनके कारण से ये सारे कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक नॉर्मल क्रैश, क्या कहते हैं, नॉर्मल जो चलते आ रहा है उसी में से ये है। लेकिन अगर आप कहें कि जैसे हमने कहा कि महिलाएं आज बिल्कुल असुरक्षित हैं, और वो भी संथाल परगने की धरती में, और ख़ास करके संथाली बच्ची, पहाड़िया बच्ची, जो आदिवासी बच्ची है, दलित किस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। यही सवाल मैं करने जा रहा था कि संथाल परगना को संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
तिलका मांझी जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, सीधो कानो चांद भैरव के शौर्य के कारण जाना जाता है, लेकिन आज संथाल परगना को भ्रष्टाचार के कारण जाना जा रहा है। आज संथाल में आदिवासी लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। रेबिका पहाड़िया का जो मामला अभी आया था जिसके 50 टुकड़े किए गए, क्यों राजनेता बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाने से किनारा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो लगातार उठाते हैं, लेकिन सरकार तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि जो कि संथाल परगना से मेरा लगाव बहुत दिनों से रहा है, जुड़ा हो रहा है उसका। चूँकि मैं सार्वजनिक जीवन में जब मैंने कदम बढ़ाया रखा था तो वो संथाल परगना ही धरती था। यानी 82-83 में हम संथाल परगना गए थे, और उस समय से जब हम बीजेपी में नहीं थे उस समय के दिनों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, और इस कारण से काफ़ी डीपली। और आज तो मेरे पास सिक्योरिटी है ढेर सारे, तो उतना नीचे तक हम नहीं भी जा पाते, लेकिन संबंध तो आज भी बरकरार है। आज भी मैं जाता हूँ तो लोगों से मिलना जुलना बाकी होता है। तो हमें जो दिखाई पड़ता है संथाल परगना को पर्टिकुलर में देख करके कह सकता हूँ। तो आपने जिस जरवा पहाड़िया की बात कही या सीधो खानों की, तिलका मांझी की, वहाँ उस क्षेत्र में पुलो जानो जो लोगों ने संघर्ष किया था, मुझे लगता है कि वहाँ जो आज समस्या वहाँ खड़ा हो गई है कि रोटी बेटी और माटी को बचाने की वहाँ समस्या आज झारखंड की धरती में साफ दिखने लगा। कि हमने देखा कि वहाँ किस प्रकार से ट्राइबल आदिवासी बच्चों के साथ बाकी लोग जो शादी कर रहे हैं, उसमें से खास करके जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम वर्गों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक शादी नहीं कर रहे हैं। एक शादी तो मुस्लिम लड़की से किया हुआ है, बाकी 2-3 शादी कर रहा है। ट्राइबल पहाड़िया है या संथाल है, उससे शादी कर रहा है। उसको या तो मुखिया भी बना दे रहा है, उसको कुछ भी बना दे रहा है, और फिर उसके बहाने उसकी ज़मीन को भी हस्तगत करना। जबकि मुखिया बनता है तो एक प्रमुख पोस्ट पर पहुंच जाती है, तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, फिर आधार कार्ड बाकी, और उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी काफ़ी हुआ, तो वो भी एक प्रकार से उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे साहेबगंज और पाकुड़ जिला वगैरह में तो ज़मीन से भी वहाँ के जो ट्राइबल है आदिवासी हाथ वो धो बैठ रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि रोटी बेटी और माटी दोनों उनसे छीना जा रहा है। अगर सरकार मुखदर्शक रहेगी या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी मुखदर्शक रहेगी, चाहे हम मुखदर्शक रहेंगे, लेकिन अगर आप दुनिया का जितना भी संघर्ष हुआ है, भारत की अतीत भी ये बता रही है कि भाई चाहे महाभारत हो या रामायण हो, जब रोटी और बेटी पर जब आँच आती है तो फिर कोई भी व्यक्ति रिटेलिएट करता है, फिर आंदोलन करता है, वो संघर्ष करता है। तो आने वाला कल वो संथाल परगना में हम वो आंदोलन होते हमें दिख रहा है, वो भविष्य, वो चाहे किसी के हाथों हो, लेकिन वो आंदोलन को आने वाला कल कोई नहीं रोक पाएगा। एक रिपोर्ट समय से सरकार उस पर एक इसमें मैं अभी इसमें करूँगा कि आपने कहा कि रोटी बेटी माटी का चल रहा है, और 1982-83 से आप संथाल से जुड़े हुए हैं। तो 2000 से 2022 में अगर संथाल को देखेंगे इस 22 सालों में, तो संथाल डिटेरियोरेट किया है 22 सालों में, या संथाल कुछ थोड़ा भी उस मामले में सुधरा है, या इस चंद सालों में डिटेरियोरेट करने की वजह से वो आंदोलन खड़ा हो रहा है? किस संदर्भ में देखते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर आप उस क्षेत्र में देखें, एक तो रोजगार के कोई अवसर नहीं है, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुई, और दूसरी हमने कहा कि आप वहाँ से लड़के बाहर रोजगार की तलाश में बाहर भाग रहे हैं, बच्चे को घर के परिवार बाकी छोड़ करके। और जो हमने कहा कि बाहर से जो आ रहे हैं तो ज़मीन पर भी कब्जा कर रहे हैं, उसके बेटी पर भी कब्जा कर रहे हैं। रोटी की आफत तो है, वो रोटी को सुलझाने के लिए वो केरल जा रहे हैं, साउथ की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, या बड़े महानगरों की ओर कूच कर रहे हैं, और इधर उनकी क्या कहते हैं मिट्टी भी उनकी छीनी जा रही है। तो ये लगातार हुआ है, लेकिन इन दिनों बढ़ा है उनकी। एग्जैक्टली वही बात पूछ रहा था कि बढ़ा है या क्या हुआ? एक सूत्र के हिसाब से, सूत्रों का मानना है कि करीब जब से झारखंड का निर्माण, जब से झारखंड बना है, संथाल परगना में 10,000 एकड़ आदिवासी ज़मीन खरीदी और बेची गई है,
और वो आदिवासी ज़मीन वहाँ की स्थानीय महिलाओं के नाम पर है, लेकिन जिन्होंने ख़रीदा है वो मुस्लिम हैं। अब ये आंकड़ा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप खास करके जो हमने कहा कि बॉर्डर का जो क्षेत्र है, सब जगहों पर ये आपको दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से। और इसलिए हमने कहा कि आने वाला कल ये बिल्कुल लग रहा है कि कभी भी वो आग लग जाएगी, क्योंकि आग तो कभी भी लगता है, एजिटेशन कभी भी हो जाता है, कोई जानता नहीं है कब किस प्रकार से। आपको याद होगा जब रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार हुआ करता था तो एक घटना घटी थी कि सिद्धो कान्हू की मूर्ति पर लोगों ने थोड़ा सा तोड़ फोड़ किया था और उसके बाद तीर तक चला था। आप सबको ध्यान में होगा, पुलिस को भी शायद लगी थी। और बहुत बड़ी, हम तो वहाँ गए नहीं थे, लेकिन हमको लोगों ने बताया था कि हज़ारों की संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी, सोता स्फूर्त। आज भी भीड़ इकट्ठा हुई है रवि का मामले में। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा था कि तो ये जो हम देख रहे हैं। और दूसरा जो मैं आप कह रहा था कि आप देखेंगे साहेबगंज से लेकर के दुमका, ये जो बॉर्डर का क्षेत्र में खास करके जो पत्थर की खदानें हैं, भैया पहाड़ के पहाड़ लोगों ने लीज दे दिया, बेच दिया, या इलीगल भी खदानें चल रही है और वहाँ के लोगों को कुछ भी हस्तगत नहीं है। जिनकी ज़मीन में था वो बेचारा वैसे ही पड़ा हुआ है, आज भी उनको साल में 20-30 हज़ार रुपया शायद मिलता है और बाकी सारे लोग कमा के ले जा रहे हैं, लुट रहे हैं। हमने 2 दिन पहले देखा पेनम कोल माइंस का, जहाँ पर मैं किसी समय 22 दिनों तक धरना में बैठे हुए था। हमको कल ही किसी ने कल या परसों हमको एक वीडियो भेज दिया। वहाँ लोग ट्राइबल आंदोलन फिर से लोग कर रहा है रोज़गार के लिए। हमने उसको पता करने की कोशिश किया भाई क्या हो रहा है, तो लोग बताया कि नहीं साहब, वहाँ जो ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है, बसंत सोरेन ने कोई बोकारो से किसी को भेज दिया है, अब वही ट्रांसपोर्टिंग का काम करेंगे, यानी वो परिवार ही करेंगे। अब वहाँ के ट्राइबल सड़कों पर निकल रहा है। तो हमें लगता है कि आंदोलन तो इसी प्रकार से होता है, जो कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार से, और फिर वो बिल्कुल। आपने इलीगल माइनिंग की बात करी, तो इलीगल माइनिंग में अगर देखा जाए तो अभी जो है अधिकारियों का जो रोल है उसमें एक सिर्फ पूजा सिंघल अभी तक गिरफ्त में आई है या एक बड़े इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी भी अधिकारी इसमें आते नहीं, जबकि बहुत कुछ निकल के नहीं आता किसी अधिकारी। ठीक है, पूजा सिंघल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ अधिकारियों का ही नहीं कहता हूँ कि इसमें तो सारे लोग जो सत्ता में बैठे रहते हैं वो पूरी तरह से उसमें से उनकी संलिप्तता होती है, और उनके बिना जानकारी में या उनके बिना प्रोटेक्शन में कोई अफसर बच नहीं सकते। आपने निश्चित रूप से कहा कि जैसे पिछले दिनों हमने कहा कि भाई आप दुमका से लेकर के साहेबगंज तक इतनी पत्थरों की इलीगल खुदाई हुई। अब उसमें से आप देखेंगे भाई 3 साल तक होते रहा, उससे पहले भी होता होगा या नहीं होता होगा, मैं उस डिटेल में होता तो हमने अध्ययन नहीं किया, लेकिन अब मैं देखता हूँ। और इन दिनों भाई आपने उन सारे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। कार्रवाई किसके ऊपर हो रहा है? जैसा पिछले दिनों दुमका गए थे शिकारी पड़ा, तो हमने कहा कि कई एक ट्राइबल हैं, उन लोगों को सरकार ने नोटिस दे दिया, वहाँ के प्रधानों को नोटिस दे दिया। प्रधानों को इसलिए नोटिस दिया कि भाई आप वहाँ के हैं, वहाँ जो खुदाई हुई फिर हमने जाकर के पता किया कि भाई ये खुदाई हुई, आप लोगों को नोटिस क्यों दिया? बोलता कि भाई बताइए कि आपने ये किया, आपको क्यों नहीं जुर्माना किया जाए? और इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने लीक करके दिया था, थाना को लिख के दिया, सीओ को लिख के दिया, डीसी को लिख के दिया कि यहाँ इलीगल खुदाई हो रही है। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया है। इलीगल खुद ढुलाई का जब लोगों ने रोका तो उन लोगों के ऊपर उल्टा केस हुआ। ऐसा भी हुआ है एक गांव में तो 5-6 लोगों के ऊपर 5-6 करोड़ रुपया का जुर्माना ठोक दिया कि भाई इतना इलीगल खुदाई आपको देना है पैसा। हमने फिर वहाँ के डीसी से उस समय बात करी, से बोला ऐसा कैसे हो गया? हमने बोला हो गया है। एक आदमी तो गिरफ्तार हुए और उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ दीजिए, बैल उल बेचा तो हाई कोर्ट से उनका बेल हुआ। हम उन सारे गाँव में गए हुए थे। तो भाई ये कह रहा था कि भाई इस प्रकार के बिना सरकार ने उन अफसरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। कायदे से तो वहाँ के डीसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए था, माइनिंग अफसर की कार्रवाई होनी चाहिए था। भाई उनका काम था, कहाँ इलीगल खुदाई हो रहा है, आपने रोका क्यों नहीं? आपने रोकने के लिए कौन सा प्रयास किया? लेकिन नहीं हुआ कार्रवाई।
तो निश्चित रूप से वो अगर आज कार्रवाई उन लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है तो सिर्फ अफसर ही नहीं है, इसका अर्थ है कि सरकार में बैठे हुए लोग भी उसमें इन्वॉल्व है, तभी ये सारे लोग बचे हुए, नहीं तो बचने कोई सवाल पैदा हो सकता है। एक सवाल है, मैं समझना भी चाह रहा हूँ उस चीज़ को। रेबिका हत्याकांड मामले में रेबिका की शादी दिलदार अंसारी से पुलिस स्टेशन में होती है। रेबिका के जो परिवार वाले माता पिता वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, विरोध के बाद भी यह शादी होती है। तो पुलिस क्या रेबिका हत्याकांड के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि उस क्षेत्र में जिस प्रकार से जो घटनाएं घट रही है, तो पूरी तरह से मैंने पहले ही कहा कि पुलिस चूँकि टूल्स की तरह काम कर रही है, और ख़ास करके जहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटी जहाँ होते हैं, जहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। ये बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो ज़मीन को लेकर के हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, जहाँ भी इस प्रकार के हो, उसको भरसक बचाने की वो कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल आप देखे होंगे पिछले दिनों यहीं पर संध्या टोपनो की हत्या हुई। पशु तस्करों ने गाड़ी से जो पशुओं को लेके जा रहे थे, और पूर्व के जो आगे के जो पुलिस अफसर लोगों को खबर कर दिया, और उसमें से जो सारी बातें आए तो कह दिया था कि भाई गाड़ी चढ़ा देना, तो सब चढ़ा दिया, फिर वो मर गई संध्या टोपनो। उसके बाद अभी जो मुख्यमंत्री पलामू की यात्रा में गए हुए थे, तो पुलिस को क्या निर्देश कर रहे थे? भाई पशु तस्करों का आप पकड़ना नहीं है, कार्रवाई नहीं करना। इसका मतलब क्या है? तब तो पुलिस का हाथ तो बांध रहे हैं ना आप, उनको तो कार्रवाई से आप रोक रहे हैं। तो फिर इसी प्रकार के संध्या टोपनो जैसे तो कई लोग उसके शिकार होंगे। तो हमने ये कहा, आप रांची में ही देखिए, रांची में दंगा हुआ जून में, सरकार ने ही कमेटी गठित की, आज तक मेरी जानकारी में कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब तो ये है कि आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये जो पुलिस है इस राज्य में एक टूल्स की तरह काम कर रहे हैं, और सरकार उसको टूल्स की तरह उपयोग भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं पुलिस को क्या दोष दूँ? यहाँ तो पूरी सरकार ही सड़ी हुई जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो इस कारण से ये सारी घटनाएं हो रही है, और जब तक कि ये सरकार रहेगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये रुकेगी। सरकार की तरफ से थोड़ा सा चलते हैं अब पार्टी संगठन की ओर। आपने काफ़ी कुछ संगठन के में अभी भी सक्रिय हैं, बीजेपी को लेके काफ़ी क्षेत्र में घूम रहे हैं। जेवीएम में भी जब आपने शुरू किया तो काफ़ी क्षेत्र में घुमा, एक पार्टी को खड़ा किया, काफ़ी लंबे समय तक पार्टी को खड़ा किया, अपने इस पे बहुत विधायक आपके नाम पे जीत के आए। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों जगह? वहाँ आप एक प्रमुख के रूप में पार्टी चला रहे थे, यहाँ एक आइडियोलॉजी एक इसके इसमें चल रहा है। तो कैसा आपको, मतलब क्या कहाँ हर्डल और कहाँ एक अच्छापन, कहाँ क्या लग रहा है दोनों के सोच में? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, यहाँ सबके साथ चलना होता है, वहाँ सबको लेके चलते थे, इतना ही अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। अभी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी झारखंड दौरे पर रहे, और सबसे पहले उन्होंने खूंटी को चुना। करिया मुंडा जी से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके पीछे क्या है? खूंटी को क्यों चुना गया सबसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने चुना ऐसा नहीं है। पार्टी की ओर से ही जो कोई भी राष्ट्रीय पदाधिकारी आते हैं तो भिन्न भिन्न समय पर, तो कि कोई ना कोई इलाका में वो जाते हैं, और निचले स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर उस संगठन को थोड़ा सा एक बार, इसको कहते हैं ना, टेस्ट के निमित्त भी वो करते हैं कि भाई संगठन के हम इस रूप में देखते हैं कि भाई क्या स्थिति है। तो पार्टी ही बनाती है प्रोग्राम, केंद्र नहीं। केंद्र इतना ही बनाते हैं कि भाई हाँ, कोई जिला में एक जिला बैठक में हम शामिल होंगे, जिला बैठक एक लेंगे, एक मंडल में बैठक लेंगे, एक कोई बूथ स्तर की, यानी अलग अलग प्रकार की कार्य योजना केंद्र से बनती है। और फिर कहाँ जाना, कहाँ ले जाना, वो फिर प्रदेश की जो पार्टी इकाई होती है वो तय करते हैं।
फिर उसी समय वो भी एक तय करते हैं कि भाई कोई एक महापुरुष का जो जन्म स्थान हो तो वहाँ भी जाना चाहेंगे, और फिर कोई पार्टी के अपना कोई सीनियर या पुराने ऐसे जो लीडर जिन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया लेकिन आज उम्र दराज हो गया तो घर से नहीं निकल पाते हैं या संभव धीरे धीरे हम लोग तो इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, विधान लोकसभा इलेक्शन। एक सवाल बस एक यहाँ बोलना चाहेंगे, क्योंकि पहले जो आते थे लोग तो भाजपा कार्यालय तक सीमित रहते थे, अब डायरेक्टली सीधे फील्ड में जा रहे हैं और कुछ सर्वे चल रहा है, कुछ सर्वे कर रहे हैं, ऐसा मतलब ऐसी जानकारी मिल रही है, कुछ सर्वे चल रहा है। देखिए सर्वे वगैरह तो नहीं पता हमको, लेकिन वो तो जो बड़ी पार्टी होती है, केंद्रीय पार्टी होती है, ये सतत करती रहती है हर हमेशा, और ख़ास करके जैसे अभी देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है तो पब्लिक का क्या आउटफिट है, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या सोच रही है इस बारे में भी, या पार्टी के बारे में पब्लिक का क्या राय है, तो कई एक प्रकार के सर्वे कई एक एजेंसियों से ये सब होते रहता है। ये भी एक प्रकार से सतत चलने वाली एक प्रक्रिया ही समझिए, क्योंकि आखिर उनको फीडबैक सिर्फ कार्यकर्ता के माध्यम से ही वो नहीं लेते हैं, बल्कि अन्य स्रोत भी उसका माध्यम। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो फिर ये बात आता है कि आपके पास भी कोई सुझाव हो तब उनके क्या कहते हैं ऐप पर आप सुझाव उनको दे सकते हैं, डाल सकते हैं, और जो लोग डालते हैं तो आप देखते होंगे समय समय पर उसका भी वो उल्लेख करते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है कि नहीं इसको उल्लेख करना चाहिए, बताना चाहिए कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो वो हर हमेशा इस काम को करते रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आने वाला कल शायद नहीं, जो वास्तविकता होगी कि ड्राइंग रूम में या बड़े महानगरों या ऑफिस में बैठ कर के पार्टी नहीं चलेगी। आने वाला कल तो जिनके कार्यकर्ताओं का संबंध, जो जन संबंध जिसको कहते हैं, या संवाद बनी रहेगी जनता के साथ, आने वाले कल में वही पार्टी सरवाइव करेगी। आपने तो झारखंड को पैदल नापा हुआ है, झारखंड में ऐसी कोई जगह नहीं बची होगी जहां आप पर्सनली 10 लोगों को नाम से नहीं जानते होंगे। क्या अभी भी आप अपने क्षेत्र में उसी हिसाब से काम करते हैं जैसा पहले किया करते थे? देखिए हमारे ये कोशिश हर हमेशा रहता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि भाई आपका जितना कांटेक्ट रहेगा तो आप को ये ज़मीन की सच्ची जानकारी आपको मिल पाएगी। अगर आप घूमेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो फिर आपसे जो आएंगे, आपसे तो कौन आएंगे, सीमित लोग ही आएंगे, जिनकी व्यक्तिगत कुछ ना कुछ उनके पास ज़रूरत होती है तो वो आते हैं, वो फिर अपने ढंग से ही बात बताते हैं, तो एक प्रकार से सही जानकारी वो नहीं मिल पाता है। अगर आप सही जानकारी लेना चाहें तो मेरे समझ से आपको करना ही पड़ेगा, जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। अब वर्कर से भी अगर आपको मिलना है तो अधिक से अधिक वर्करों से मिलने के लिए भी अधिक से अधिक वर्कर तो यहाँ आपके नहीं मिल सकते, आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी हर हमेशा कोशिश रहती है कि भाई हम जितना घूम सके, जितना क्षमता है मेरे पास, हम कोशिश करते हैं उस क्षमता का हम अपने कार्यकर्ता के बीच, जनता के बीच थोड़ा सा हम जाएँ नीचे तक। तो इसलिए कभी कभी संवाद भी करते हैं, कभी कभी लोगों से मिल बैठ करके भी बात करते हैं, कहीं गए कहीं बैठे कहीं, तो इससे बहुत कुछ जानकारी। इसी से जुड़ा 2 सवाल है। एक सवाल कि हेमंत सोरेन सरकार ने लोगों तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम चलाया, आपकी सरकार आपके द्वार करके, तो जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो उस कार्यक्रम का क्या असर देखते हैं? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जब अपनी पार्टी के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसको, इलेक्शन आने वाला है, अब 1 साल बचा हुआ है लोकसभा चुनाव में, उसके कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव अगर पूरा करती है हेमंत सरकार कार्यकाल तो मान के चलिए उस समय 24 में दोनों ही इलेक्शन होने हैं, तो जो पार्टी बीजेपी पिछले चुनाव में जो स्थिति थी तो उसको सुधारने के लिए कहाँ आपको दिख रहा है जगह, क्या पॉकेट दिख रहा है? देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन ने, सुनने में अच्छा लगता है कि वो जा रहे हैं जनता के बीच, लेकिन वास्तव में कहें तो वो जनता के बीच जा नहीं रहे, अपने ये कुछ कार्यक्रमों को लेकर के चले गए और कुछ आवेदन उन्होंने लिए, और फिर उस आवेदन का जो असर क्या होता है हम सबको पता ही है।
जो कि आप इससे दिखता है, जैसे हमने कहा कि मैं खुद ही कहता हूँ कि भाई हमने अगर कोई सरकार को पत्र लिखा तो मेरा कोई व्यक्तिगत तो नहीं था, हमें पब्लिक ने मिला, पब्लिक ने हमको कोई आवेदन के रूप में दिया या कोई किसी ने मौखिक बताए, तो हमने सरकार को सूचना किया। मेरा क्या दायित्व बनता है? यही बनता है ना कि भाई हम एक, अगर चलो ठीक है आप विधायक हैं या विधायक हम नहीं भी हैं तो एक इस राज्य की एक नागरिक तो है। सरकार का क्या है, अगर एक भी नागरिक अगर मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं तो फिर उसको संज्ञान में उनको लेना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने हमें लिखा है, कोई कंप्लेंट कोई दिया है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रहा है उसके बारे में, तो आप उसको देखना चाहिए। लेकिन उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही किया है। जितने लोग आते हैं, मिलते हैं, लोग बताते हैं, उस सब चीज़ों तो जस के तस वैसे ही चल रहा है। जैसे हमने कहा कि राशन जब लोगों को नहीं मिल रहा है, भैया आपने उस पर क्या किया? सदन में भी आवाज़ उठता है, बाहर में भी आवाज़ लोग उठाते हैं, और तो आपने अगर उस प्रकार की कई शिकायतें हैं। अब जैसे आज लूट का ही मामला है साहेबगंज की, हमने तो 2 साल पहले ही पत्र सरकार को लिखा था कि वहाँ ये सब गड़बड़ी हो रही है। अब उनकी बोले एक एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दिया, कार्रवाई तो दूर की बात है, फिर कार्रवाई नहीं किया तो आप ईडी कार्रवाई कर रही है। तो कहने का अर्थ है कि आप घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है। घूमते हैं तो आपको जो दिखाई पड़ता है उस पर आप कार्रवाई क्या करते हैं, उस पर काम क्या करते हैं, वो बड़ा महत्व रखता है। तो आप देखेंगे कि उस पर इन्होंने कुछ भी किया नहीं, घुमा कहीं कहीं अपने ढंग से, और जो उनको अच्छा लगा, जो पसंद हुआ वो बात बोले, अखबार में वो बात छपा। लेकिन जो गड़बड़ी है नीचे स्तर पर, उसको ठीक करने के लिए कहीं उन्होंने कुछ पहल किया हो, ऐसा कहीं कुछ दिखा नहीं। इसलिए वो तो मैं कह सकता हूँ कि यो ही एक प्रकार से दिखाने के लिए है। हम भी घूमते थे, तो हम क्यों घूमते थे कि वे देखते थे। हम कहीं एक उदाहरण बता सकते हैं, लेकिन आज जो कि वो विषय नहीं है। कहीं घूमते थे, कहीं हम तो याद है कि विधानसभा में महेंद्र सिंह आवाज़ उठाते थे कि भाई सरकार न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं। तो जब सरकार ही न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं तो प्राइवेटों से क्या दिला सकेंगे। महेंद्र सिंह तो विचारधारा के रूप में बिल्कुल अलग होते थे, लेकिन सदन में आवाज़ उठाते थे, और हमें अंदर से बहुत दर्द होता था कि साहब ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। और हम जब भी जाते थे सड़कों पर, बाई रोड, जहाँ भी सरकारी काम चलता था, तो गाड़ी रोक करके मजदूरों से पूछते थे कितना काम, कितना पैसा मिलता है। और ऐसे भी वाकया आया है एक बार, क्या बोलते हैं, गिरिडीह से हम धनबाद जा रहे थे, एक रोड में पुल का काम चल रहा था, और संजोग से वो पुल का काम भी करने वाला कौन था? हमारे मित्र ही थे रविंद्र राय जी, उनके मैंने भाई के वो साले ही काम करवा रहे थे, लेकिन वहाँ न्यूनतम मजदूरी कम मिलता था। और हमने फिर वहीं कार्रवाई की। बाद में पता चला, हमने कहा यार ये कुछ नहीं हो सकता है, जो प्रोसेस में उसको करना पड़ेगा। अरे इस प्रकार की कोई अगर मजदूरों को कम मिले तो ये गलत है। तो कहने का अर्थ है कि आप जो घूम रहे हो, घूमने का क्या मतलब है? घूमने का तो अर्थ होना चाहिए ना, जो आपको कंप्लेन मिल रहा है, जो कंप्लेन यहाँ लोग कर रहे हैं, आप जाकर के वहाँ देखिए वो कंप्लेंट सच में है कि नहीं है। तो आप तो वो नहीं कर रहे हैं, अपने सुविधा के अनुसार कोई पिकनिक करने के लिए जाते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, तो कह रहे घूम रहे, तो क्या मतलब है साहब? तो पिकनिक हो गया, उससे अधिक तो और कुछ नहीं। जहाँ तक सवाल है अगला चुनाव की, तो मैं कह सकता हूँ कि हमें पता है कि हमारा कौन सा कंस्टिट्यूंसी है और उनका कौन सा कंस्टिट्यूंसी है, और हमारे कौन सा वोटर जो पिछले चुनाव में नाराज़ हो गए थे किसी कारण से, हम उनको किस प्रकार से अपने पास फिर से हम जोड़ सके, ला सके, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बाबूलाल जी, 2014 के चुनाव में झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से विश्वास किया, और एक लंबे समय बाद भाजपा के नेतृत्व में यहाँ एक अस्थाई सरकार बनी। 2014 से लेकर के 2019 तक भाजपा के लोग भी यह कहते रहे कि भाजपा की सरकार ने आदिवासियों के हित में बहुत काम किया है। भाजपा से बड़ी हित ऐसी आदिवासियों के लिए और कोई पार्टी नहीं हो सकती। केंद्र से लेकर के राज्य तक के नेता ये बातें कहते रहे, लेकिन जब 2019 का चुनाव आया
और चुनाव के बाद जो परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के दावे के बिल्कुल उलट आया। सिर्फ 2 सीटें आदिवासी के लिए आरक्षित सीटों में से सिर्फ 2 सीटें, वो खूंटी जिला में एक खूंटी और दूसरा तोरपा, भाजपा के हिस्से में आई। बाकी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। तो भाजपा बार बार कहती है कि हितैषी हम हैं आदिवासियों के, और 2019 के बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो ये कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। तो हेमंत ने कुछ आदिवासियों के लिए काम भी किया है, जो 1932 से खतियान से लेकर के, भले ही कानूनी उसमें पेच लगा हो, लेकिन कम से कम उन्होंने जो वादा किया था तो घोषणा तो उन्होंने कर दी। तो फिर जो 2024 का चुनाव आएगा तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पीरियड में ऐसा क्या कर दी है या 1-2 साल में क्या कर पाएगी कि आदिवासी समाज जो है या आदिवासी मतदाता फिर से भाजपा में विश्वास जता लें, 2014 से पहले की स्थिति हो जाए? नहीं, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि 2019 के चुनाव में, क्योंकि हम भी चुनाव लड़ रहे थे तो हम करीब से ही देख रहे थे, और निश्चित रूप से ये जो आदिवासी वर्ग है, उस समय जब सरकार थी तो सरकार से कुछ मुद्दों को लेकर के लोग नाराज़ हो गए थे और बीजेपी को लोग वोट नहीं डाला। ये बात बिल्कुल सच है, उसमें से कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में जिससे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, तो हमने कहा कि वो बिल्कुल किया नहीं सरकार ने। और 1932 की जहाँ तक बात है तो उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि 1932 का क्या, आदिवासी और दलित, मैंने पहले ही कहा कि ये तो रिजर्वेशन उनके आबादी के अनुपात है, तो उनके लिए तो प्रोटेक्ट है। वो इस बात को जानता है। उनको जो 26% रिजर्वेशन मिला हुआ है आबादी के अनुपात में, दलितों को भी 11-12% की आबादी है, उनको भी आबादी के अनुपात में मिला हुआ है, थोड़ा सा कम है। तो कुल मिलाकर के उस वर्ग को इस बात की तो पता है, इसलिए वो 1932 के कारण से उसके उनको कोई वो तो अंतर, और 1932 भी उनको समझ में आ रहा है जो हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से किया है, तो समझ रहा है कि भाई वो राजनीतिक कारणों से वो किया है। फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई बीजेपी को उसके बाद क्या हो, तो मैं कहूँगा ठीक है, पिछले दिनों जब उपचुनाव हुआ तो मैं 2 उपचुनाव की कहूँगा कि जो आदिवासी क्षेत्र में हम लोग लड़े, दुमका और एक मांडर। अगर यहाँ आप वोट को अगर आप देखेंगे, आदिवासियों का वोट देखें, गैर आदिवासियों का वोट देखें, बाकी लोगों का वोट देखें, तो आपको ये निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं चुनाव हम हारे हैं। लेकिन अगर आप देखें मांडर में भी या देखें आप दुमका में भी, हमने बड़ी तादाद में आदिवासियों को वोट को हमने लिया है, लोगों ने हमें दिया है वोट। उनको ये फिर से बीजेपी के प्रति एक भरोसा जगा है। उनको लगा है कि भाई ठीक है, जिस व्यक्ति ने हमें जो कहा, हमने उस समय बीजेपी से जो दुखी थे, बीजेपी को हमने दंड दिया। अब बीजेपी भी इस बात को समझा कि हमसे वो रूठे हुए हैं, तो मुझे लगता है अब उनको भी ये समझ में आ रहा है। और मैंने ये 2 उपचुनाव की हमने आपको बताया, और बाकी जगह भी आप देख सकते हैं, मधुपुर भी आप देख सकते हैं, या बेरमो को भी आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ट्राइबल वोट्स हम जीत नहीं पाए, हम ये कह सकते हैं कि मास उनके पास गया, लेकिन बड़ी तादाद में हमें लोगों ने वोट डाला। उसकी वोट का आप जब विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, वोट लोगों ने दिया है इस बार। तो मैं समझता हूँ कि जब जनरल इलेक्शन होगी तो उनको इस बात की पता है कि भाई बीजेपी वास्तव में गरीबों की बात ही नहीं करती है, बल्कि गरीबों के लिए काम भी करती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार। जैसे वो लोगों ने बार बार हवा खड़ा कर दिया था कि भाई ये बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो पूरा ज़मीन आपकी ये लूट लेगी। तो आज तो लोग देख रहे हैं ना कि झारखंड में 3 बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मार्ंडी भी है, रघुवर दास भी है, अर्जुन मुंडा भी है। कोई तो बतावे कि इन लोगों ने कहाँ ज़मीन लूटा, या इनके सगे संबंधी ने भी कहाँ ज़मीन लूटा आदिवासियों का। अगर आज के तारीख में CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करके
अगर सबसे अधिक किसी परिवार ने जमीन लिया हुआ है तो वो शिबू सोरेन के परिवार है, हेमंत सोरेन के परिवार है। ये तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट एविडेंस है, कोई ऐसा हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप जनता भी इस बात को समझ रही है। अगर बीजेपी लुटेरा होता तो फिर हमारे परिवार के लोग लूटते, अर्जुन मुंडा के परिवार के लोग लूटते, रघुवर दास के परिवार के लोग लूटते। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को लेकर के हम जनता के बीच भी जाएंगे। एक आखिरी सवाल, आप हेमंत सोरेन को हमेशा पत्र लिखते रहते हैं और हमेशा उनको आगाह भी करते रहते हैं, लेकिन वो आपकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? या जवाब देते कि नहीं देते पत्र का? देखिए, मैंने तो कहा कि मैंने देखा कि हम भी भारत सरकार में भी मंत्री रहे हैं और झारखंड में भी मुख्यमंत्री के रूप में हमने काम किया, और पत्र हमें भी लोग लिखा करते थे और हम भी पत्र लोगों को लिखा करते हैं, संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारी को या पदाधिकारी को। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ कहीं भी हम लोग पत्र लिखते हैं, कार्रवाई तो चूँकि तुरंत नहीं हो सकता है। आप सरकार को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे या प्रधानमंत्री को लिखेंगे या किसी भी विभाग के मंत्री को लिखेंगे, तो कार्रवाई तो फिर निचले स्तर पर होता है, फिर वहाँ फाइल जाता है तो वाकई होता है, एक प्रोसेस होता है उसमें से, लेकिन एक नॉलेजमेंट आ जाता है। यानी नॉलेज किया, आपका पत्र मिला, कार्रवाई के लिए अग्रसर, ऐसा कुछ भी एक कहा जाता है। लेकिन हमें याद है कि अभी तक मुख्यमंत्री को शायद मुझे लगता है कि 100 से भी कहीं अधिक पत्र लिखे होंगे ये 2-2.5 साल में, इसलिए पत्रवीर भी वो, लेकिन उसका एक नॉलेजमेंट भी हमको नहीं आया है। कार्रवाई तो दूर की बात है। तो मैं ही कह सकता हूँ, अगर मेरे जैसे व्यक्ति का एक नॉलेजमेंट नहीं आना तो फिर बाकी लोगों का क्या होता होगा मैं नहीं जान सकता हूँ। क्योंकि हमें याद है कि हम लोगों को भी, जब हम भी सरकार में थे, हमको भी लोग पत्र लिखते थे तो हम इतना तो जरूर करते थे, जो पत्र आता था तो एक नॉलेजमेंट हम भेज देते थे, और उस नॉलेजमेंट को बड़ा फाइल में लोग रखते हैं और कहीं भी जाकर लोग दिखाते हैं, कि आज भी हम लोगों को दिखाते हैं कि कोई दूसरा भी, कि भाई हमने देखे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, देखिए हमको नॉलेजमेंट आया है कि विभाग को ये भेज दिया गया है, लेकर के अभी भी आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के यहाँ भी लोग आते होंगे, लेकिन हमें लगता है कि हमें तो आज तक नहीं आया है वहाँ से कोई पत्र। तो यह ख़ास बातचीत हमने बाबूलाल मरांडी जी से की और झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर की, और बाबूलाल मरांडी जी ने बहुत ही बेबाकी से हर सवालों का जवाब भी दिया। तो इसी के साथ आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।